अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इंसान जब ज़िंदगी के हाथों मजबूर होता है तो इसके सगे रिश्ते भी इसका साथ छोड़ देते हैं और आपसे मोहब्बत करने वाली चीज़ें भी आपसे दूर होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इस वक्त भी एक ज़ात ऐसी होती है जो आपको अपनी रहमत में समेट लेती है और वो होती है अल्लाह पाक की ज़ात। शर्त यह है कि आप ईमानदार हों और अल्लाह पाक पर आपका पुख्ता यकीन हो। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारी मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। इसने पाँव में आए हुए पत्थर को जोरदार ठोकर रसीद की। धूल का एक बादल सा उठा और उसके पहले से गर्द आलूद कपड़ों और चेहरे से लिपट गया। वो हर चीज से बेपरवाह चलता जा रहा था। फूलों की दुकान से गुजरते हुए उसकी नज़र फूलों पर पड़ी। हर किस्म के फूल अपनी बहार दिखा रहे थे और लोगों को मुतासिर कर रहे थे। जो इन्हें खरीद नहीं सकते थे वो भी पल भर के लिए रुक कर जरूर देख रहे थे। वो बेदिली से सर झुकाकर आगे बढ़ गया। आज ये फूल भी उसकी बेजायगी पर मुस्कुरा रहे थे क्योंकि जिंदगी उसके लिए फूलों की सेज नहीं रही थी, कांटों भरी राह बन चुकी थी। वो अभी तक बड़े हौसले के साथ इन कांटों को चीरता हुआ आगे गुजरता चला जा रहा था। वो तमाम खुश उम्मीदियां जो इसके गिरते हुए हौसले को सहारा दे रही थी वो सब कांटों के साथ जा मिली थी। वो आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी से नाउमीद होता जा रहा था। वो जो 5 साल से बेरोजगारी का बोझ अपने कंधों पर उठाए बड़ी मुश्किल से चल रहा था, मगर अब डरने लगा था क्योंकि उसकी वाहिद हमदर्द और गम गुजार वालदा भी उससे आजिज और बेजार होने लगी थी। ये उसने नहीं, उसकी बेरोजगारी ने वालदा को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। वो बेचारी भी क्या करती जो खुद मजबूर और बेबस थी। महंगाई के अंधे तूफान में उनके कदम भी लड़खड़ाने लगे थे और वो भी गरीब ही थी। फिर 4 बेटियों की माँ जिसका वाहिद सहारा उसका बेटा ही था, और जब वो सहारा भी दम तोड़ता नजर आ रहा था तो वो कहाँ तक खुद को संभालती, लिहाजा बिखर रही थी। अयान अली 4 बहनों का इकलौता भाई था और अपनी माँ का इकलौता सहारा। 4 साल पहले इसकी जिंदगी इतनी अच्छी तो नहीं, इतनी बुरी भी नहीं थी। वो आईटी के फाइनल सेमेस्टर में था। उसके अब्बा बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे और सीमेंट की फैक्ट्री में एक मजदूर थे। गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो रहा था, लेकिन बेटे को अफसर बनाने के ख्वाब अम्मा देख रही थी। लिहाजा महदूद आमदनी से पाई पाई जोड़कर उसने आने वाले कल के लिए मेहनत की और इसी जमा पूंजी की बदौलत शहर की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ने का उसका ख्वाब ताबीर पा चुका था। ख्वाबों की ज़मीन बड़ी होती जा रही थी। जब उसका रिजल्ट आया वो अच्छे नंबरों से पास हो गया था। पल भर में खुशी की लहर दौड़ गई और इसी खुशी को मनाने के बाद वो अपनी डिग्री को संभाले उस मंजिल की तरफ कूद गया था जिसने बड़े बड़ों को छक्के छुड़वा दिए थे। शुरू शुरू में तो नाकामी इसकी हिम्मत को और जगाती और उसकी हिम्मत को बढ़ाती और कुछ करने का जज्बा भड़काती, मगर रफ्ता रफ्ता नाकामी से उसके हौसलों की कश्ती डूबने लगी। 1 साल, 2 साल, 3 साल और बिल आखिर 4 साल बाद उसकी कश्ती में सुराख इतने होने लगे थे कि उसका अपना वजूद भी खतरे में पड़ गया था। घर की फिजा में लहजों की तलखी जहर बन के फैल चुकी थी। अब्बा का बूढ़ा वजूद अब और बोझ संभालने के काबिल नहीं रहा था और ऊपर से 4 बेटियों की जिम्मेदारी। हुस्ना और रुखसाना तो अभी छोटी थी, मगर रुमाना शहाना तो शादी के काबिल हो चुकी थी। शहाना की तो बचपन में ही बात हो चुकी थी, रुमाना की अभी तक कहीं बात नहीं बनी थी और बनती भी कैसे। इनके घर के हालात देख के जो भी जाता पलटकर वापिस आता। ताया अब्बू भी शादी के लिए जोर डाल रहे थे। इसी वजह से अम्मा की ज़बान में कांटे उगा दिए गए थे। वो हर वक्त लड़ती रहती। आज सुबह भी अम्मा ने इसके सामने नाश्ता रखा और कहा, कहीं जाएगा तू नौकरी के लिए। इसकी नज़र चाय रस पर पड़ी। उसे रस बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, मगर कई दिनों से वो इसी को खाने पर मजबूर था। और ऊपर से अम्मा का सवाल, जवाब देने को कुछ नहीं था। बात पलटने के लिए कहा, अम्मा आज फिर रस? क्या घर में आटा नहीं है जो आज फिर रस? तुम जानती भी हो मुझे रस पसंद नहीं है। अम्मा ना जाने किस बात पर पहले ही भड़की हुई थी। उसके मुंह पर प्लेट पड़ी और कहने लगी, अब्बा तुम्हारा मिनिस्टर लगा हुआ है क्या जो नखरे दिखा रहे हो? नखरे तो ऐसे कर रहे हो जैसे हर महीने 20-30 हजार हथेली पर ला कर रखते हो। तो फिर भी मैं तुम्हें रस खिला रही हूँ। जो 2 वक्त की मिल जाती है उसी को गनीमत जानो, और ये भी जान लो तुम्हारा बूढ़ा बाप किस तरह कमा कर लाता है।
اگر تم کو اپنی آوارہ گردیوں سے چھٹکارا مل جائے تو بازار جا کر بھاؤ پتہ کر لینا، سونے کے بھاؤ مل رہا ہے سب کچھ۔ رس ناپسند ہے، بڑے آئے۔ اماں آپ بھی۔ اماں کی آوارہ گردی والی بات پر اس کو شدید صدمہ پہنچا تھا۔ آپ کے تو سب کچھ سامنے ہے، میں 4 سال سے کیسے دفتروں کے چکر کاٹ رہا ہوں، سارا دن میں نے بھوک میں گزارا ہے، پھر بھی نوکری نہیں ملی، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اماں آج آپ بھی مجھے تانے دیں گی؟ اس کا چہرہ دیکھ کر اماں بھی پل بھر کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس نے محبت سے اپنی اماں کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، میں جانتا ہوں آپ کس وجہ سے پریشان ہوں، رومانہ اور شاہانہ کی وجہ سے۔ مجھے یہ بھی احساس ہے کہ آپ نے کس قدر سہانے خواب دیکھے تھے اور مجھے اچھی یونیورسٹی میں پڑھایا تھا کہ میں آپ کا بڑھاپے میں سہارا بنوں گا۔ آپ فکر نہ کریں، 4 سال ہی گزرے ہیں، کئی صدیاں تو نہیں گزر گئی۔ آپ دیکھیے گا جلدی مجھے نوکری مل جائے گی۔ خود اندر سے ٹوٹا ہوا ایان اپنی ماں کو جھوٹا سہارا دے رہا تھا۔ اماں بس رہنے دو، یہ جھوٹی تسلیاں مجھے نہ دو جو مجھے بے سکون کر دیں۔ اب تو مجھے ان پیسوں پر بھی افسوس ہوتا ہے جو میں نے تمہاری پڑھائی میں لگائے، کیا فائدہ ہوا، ضائع ہی ہوئے ہیں۔ آج وہ میرے پاس ہوتے تو تمہاری بہنوں کی شادی تو کر سکتی میں۔ تو اماں میں کیا کروں، کوشش تو کر رہا ہوں، تم مجبور ہو تو بیٹھے رہو، مگر تمہارے ماموں تمہاری طرح مجبور نہیں ہے، وہ تمہاری کزن کا رشتہ کہیں اور کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ اماں کے تازے ترین برہمے سامنے آ گئے۔ چارپائی سے ایان ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کیا مطلب آپ کا؟ مطلب کچھ نہیں، صاف بات ہے وہ اب مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ کل گئی تھی میں بھائی کے گھر، بھابھی نے صاف کہہ دیا ہے اگر 1 مہینے میں منگنی نہ ہوئی تو ہم اپنی بیٹی کی شادی کہیں اور کر دیں گے اور ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ میں اپنی بیٹی کی شادی اس کی خالہ کے گھر کر دوں گی، وہ بھی کافی عرصے سے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ تمہاری مامی کا تو شروع سے ہی کہیں اور دھیان تھا، وہ تو بھائی نے سب کو چھوڑ کر بسما کا ہاتھ دیا تھا۔ اب وہ لوگ بھی کیا کریں، ساری زندگی بیٹی کو گھر میں تو نہیں بٹھا سکتے۔ اس مہینے پورے 22 سال کی ہو جائے گی بسما۔ اماں غصے سے بول رہی تھی کہ ایان بھی غصے سے لڑکھڑا گیا اور کہا، ایسا کیسے کر سکتے ہیں وہ لوگ، مذاق سمجھ رکھا ہے۔ اماں بھی بول اٹھی، کیا کرو گے تم اور کیا کر سکتے ہو تم؟ میں کیا کروں گا وہ تو وقت ہی بتائے گا، مگر آپ ماموں اور مامی کو اچھی طرح سمجھا دیں کہ ایسا کچھ کرنے کا سوچے بھی نہ، کیونکہ بسما میری عزت ہے اور میں عزت کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ تو اپنے انداز میں بات کر کے راستے میں آئی ہر چیز کو ٹھوکر مار کر چلا گیا۔ بسما اس کے اکلوتے ماموں کی اکلوتی بیٹی تھی اور اسے بچپن سے ہی بہت اچھی لگتی تھی، لیکن جوں وہ بڑا ہوتا گیا اس کو یہ احساس ہوتا گیا کہ یہ پسند سے کچھ بڑھ کر ہے، یعنی محبت ہے۔ اس نے اماں سے بات کی اور ان کے لیے اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا تھا کہ ان کی سگی بھتیجی ان کی بہو بنے گی، لہٰذا اگلے ہی دن بھائی کے گھر رشتہ لے کر چلی گئیں۔ انکار کا سوال ہی کیا تھا، ایان جیسا خاندان میں پڑھا لکھا خوبصورت لڑکا اور کوئی نہیں تھا۔ یوں بسما اس کے نام ہو گئی اور شادی نوکری تک ٹل گئی۔ آج 4 سال ہونے کو آئے لیکن نوکری نہیں ملی اور اب یہ نئی ٹینشن۔ وہ سخت پریشان تھا کہ 1 مہینے میں نوکری کہاں سے لاؤں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بار بار بسما کی معصوم شکل اس کو یاد آ رہی تھی، رہی سہی کسر اس کی صورت نے پوری کر دی تھی۔ اب وہ چلا جا رہا تھا سڑکوں پر، چونک کر ادھر ادھر دیکھا، سوچ کی بھول بھلیا میں اسے احساس ہی نہ ہوا کہ وہ کس طرف نکل آیا ہے۔ آج کا تو دن ہی خراب ہے، بھلا جس دن کا آغاز ہی ایسا ہو وہ دن کیسا ہوگا۔ وہ غصے میں بولتا ہوا جا رہا تھا کہ اس کی نظر ایک پیلے رنگ کی گاڑی پر پڑی، قریب ہی کوٹھی جس کے گیٹ کا رنگ بھی پیلا تھا۔ ایک شخص نہایت اجرت میں برآمد ہوا، اس نے ہاتھوں میں 3-4 بیگ پکڑے ہوئے تھے۔ اس کے گاڑی میں بیٹھنے کے دوران افراتفری میں ایک بیگ نیچے گر گیا۔ اس سے پہلے وہ بھاگ کے ان کو بتاتا کہ آپ کا ایک بیگ نیچے گر گیا ہے، وہ گاڑی لے کر وہاں سے چلا گیا۔ ایان نے آگے بڑھ کر بیگ اٹھا لیا تھا اور کوٹھی کا گیٹ بند تھا۔ اس نے اوپر نیچے ہلا کر بیگ کا وزن کرنے کا اندازہ لگایا، وہ بہت بھاری تھا، نہ جانے اس میں کیا تھا۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے بیگ کھولا، دیکھ کر دنگ رہ گیا، پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، گلی خالی تھی۔ وہ بیگ لے کر ایک خالی پلاٹ میں چلا گیا اور پیسے گننا شروع کر دیے۔ 5-5 ہزار کے 100 نوٹ تھے، یعنی 5 لاکھ روپے تھے۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھی، ان پیسوں سے اس کی راہ میں آئی ہوئی تمام رکاوٹیں اسے دور ہوتی نظر آ رہی تھی۔ دل چند ہی لمحوں میں خواب دیکھنے لگا تھا۔
कि इन पैसों से कुछ छोटा मोटा काम शुरू करूंगा और फिर जब काम चल जाएगा तो एक अच्छी सी जगह पर घर बनाऊंगा, अपनी बहनों की शादियां करूंगा और बिस्मा को अपनी बीवी बनाऊंगा और अब्बा को भी काम पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अयान खुशी से सड़क पर आया और देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। अयान ने चुप चुप कर सड़क से तेज रफ्तार में चलना शुरू कर दिया और एक ख्याल ने इसके तेजी से चलते हुए कदमों को रोक दिया कि मैं किस से भाग रहा हूँ, इन लोगों से जो मेरी तरह इस दुनिया में अच्छाई और बुराई में फंस चुके हैं, और वो अल्लाह जो ऊपर बैठे मेरी हर गलती को देख रहा है, वो जो दिलों के भेद भी जानता है, पत्थर में भी कीड़े को रिस्क देता है, वो जो तमाम जहानों का मालिक है, उससे भागकर कहाँ जाऊंगा। एक लम्हे की बात थी, इसके तेज रफ्तार कदम लड़खड़ाने लगे और एकदम बेजान हो गए। वो लड़खड़ाता हुआ दीवार के सहारे चलता गया। ये एहसास ही इतना ताकतवर था कि वो पसीने से भीग गया था कि तुम इस दुनिया से डर रहे हो। एक आवाज उसके अंदर उभरी और अगले ही पल वो फूट फूट कर रोने लगा। ये आवाज उसके ज़मीर की थी। ये तुम क्या करने जा रहे हो? न जाने ये पैसे किसके हों, उसने कितनी मेहनत से कमाए हों, कितनी मुश्किल से उसने वो पैसे जमा किए होंगे। बेशक वो अमीर है और इस तरह किसी की कमाई पर अपना हक जमाना, इससे अपना मुस्तकबिल बनाना, क्या ये किसी अच्छे इंसान के लिए सही बात है? या अल्लाह, मैं क्या करने चला था? अपनी दुनिया और आखिरत दोनों खराब करने चला था, और वो भी इतने हकीर दानों में। उसकी आवाज़ बेहद कांप रही थी। या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे। बेशक मैं बहुत घाटे का सौदा करने चला था, मगर तूने अपनी रहमतों का सहारा देकर मुझे बचा लिया। या अल्लाह, मेरे ईमान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, तू ही सबसे बड़ा निगहबान और मुहाफिज है। अपने रब की मदद लेकर वो एक नए जज्बे से खड़ा हुआ और इसने आंसुओं से तर अपना चेहरा साफ किया। अब इसके दिल में सुकून था। इसके पाँव में जैसे किसी ने बिजली भर दी थी। इसने पीले गेट के बराबर लगी हुई बेल पर उंगली रखी और साथ ही नेम प्लेट भी पढ़ ली जिस पर ख्वाजा कमाल लिखा था। बेल बजाई और कहा, मुझे ख्वाजा कमाल से मिलना है। इसने चौकीदार को कहा। चौकीदार ने इसका हुलिया देखते हुए भीगे चेहरे को हैरत से देखते हुए पूछा, साहब तो इस वक्त फैक्ट्री में होते हैं, तो कोई ज़रूरी काम है तो जाकर मिल लो। फैक्ट्री जाने की बजाय वो ख्वाजा कमाल साहब के ऑफिस पहुंच गया। एक लड़की कंप्यूटर पर काम कर रही थी। वो इसके पास चला गया और कहा, मुझे ख्वाजा कमाल साहब से मिलना है। मेरी इनके साथ कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, आप इनको बता दें मेरे पास इनकी कोई अमानत है। लड़की ने इसके चेहरे पर मासूमियत को देखा और अंदर जाने की इजाज़त दे दी। आप प्लीज़ अंदर चले जाएं। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो 50 साला शख्स किसी कुरैशी साहब से गुफ्तगू में मसरूफ़ था। मेरी समझ में नहीं आता वो बैग गया तो कहाँ गया? आपने अपनी निगरानी में तो वो बैग रखवाए थे। वो उस शख्स की आवाज़ सुनने लगा। ठीक है कुरैशी साहब, अब तो बैंक खुलने पर ही कुछ हो सकता है। मैं तो सोच रहा था कि आज ही पेमेंट हो जाती, कल सुबह सामान हमारे पास होता, लेकिन अब तो परसों बैंक खुलने पर ही कुछ होगा, ताकि जल्द अज जल्द शीशे की तैयारी शुरू हो जाती। मगर खैर, अब तो जो होना था हो गया। अयान बुजुर्ग की बात सुन रहा था। जब इन्होंने फ़ोन रख दिया तो अयान की तरफ मुतवज्जा हुए। सर, ये आपकी अमानत है। इसने बैग ख्वाजा साहब की तरफ बढ़ाते हुए कहा। सर, ये कुछ पैसे आपके मेरे पास थे। बुजुर्ग ने हैरानी से देखा और कहा, मैंने तो आपको कोई पैसे नहीं दिए थे। क्या मैंने कोई कर्ज दिया था? मुझे तो याद नहीं। नो सर, ये कर्ज नहीं है। सादगी से अयान ने सारी बात बताकर बैग ख्वाजा साहब के हवाले कर दिया, जो नाकाबिले यकीन के साथ अयान की तरफ देख रहे थे। आजकल के दौर में बाप बेटे का नहीं है, भाई भाई का नहीं है। तुम सब जानते हुए भी ये पैसों से भरा हुआ बैग मुझे वापस कर रहे हो। क्या एक बार भी तुम्हारे दिल में ख्याल नहीं आया कि पैसे तुम्हारी ज़िंदगी संवार सकते हैं? इनके उलझे अंदाज से अयान मुस्कुराया। बंदा बशर हूँ, खता का पुतला, मगर शुक्र है मेरे अल्लाह का जो ईमान और नीयतों का मुहाफिज है। ख्वाजा कमाल साहब इसके चेहरे पर सच्चाई खोजने लगे। और करते भी क्या? मैंने आईटी में मास्टर किया हुआ है और 4 साल से बेरोज़गार हूँ। ख्वाजा कमाल साहब ने इसको नौकरी की ऑफ़र दी कि मेरे पास नौकरी करो, मुझे मेरी फैक्ट्री के लिए एक ईमानदार वर्कर की ज़रूरत थी। अयान ने बेयकीनी के साथ कमाल साहब की तरफ देखा। ख्वाजा साहब ने इसकी ईमानदारी की वजह से इसको ये नौकरी की ऑफ़र दी थी और साथ ही अपने पुराने मैनेजर की बेईमानदारी की बात सुनाई कि किस तरह इसने नमक को हराम किया था। परसों सुबह तुम काम पर आ जाना और वर्करों से तारुफ भी हो जाएगा।
अयान ने ख्वाजा कमाल से हाथ मिलाते हुए कहा, सर बहुत मेहरबानी आपकी, जो जिम्मेदारी आपने मुझे सौंपी है मैं आपको यकीन दिलाता हूँ पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। अयान इनसे हाथ मिलाते हुए बाहर गया था। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि अपनी 4 साला बेरोजगारी से तंग अपनी माँ से झगड़कर घर से निकला था। इस दिन वो शहर की सबसे बड़ी फैक्ट्री का मैनेजर बन जाएगा। इसने बड़ी मोहब्बत से आसमान की तरफ अपने खालिक हकीकी को देखा, जिसने एक सही कदम के बदले इसकी खाली झोली को अपनी रहमतों से भर दिया था। अब वापसी पे इसके चेहरे पर बहुत मुस्कुराहट थी, क्योंकि इसको इसकी माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा नज़र आ रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक सीखने को मिलता है कि कभी भी अल्लाह पाक की रहमत से मायूस नहीं होना। कभी भी अल्लाह पाक आपको इम्तहान में डालकर आपकी आजमाइश ले सकते हैं, और अगर आप उस आजमाइश में पास हो जाएं तो अल्लाह पाक आपको बेलौस नवाजते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर कीजिए, और मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया।